तो कारवां शुरू हो चुका है स्पेशल मॉडल पेपर का। विशेष R&D टीम एमकेसी की अराउंड 200 to 300 पीपल वर्क एवरी डे एंड नाइट फॉर यू टू क्रिएट द परफेक्ट मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर नहीं है, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, रामबाण है आपके एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए। तो बिना देरी किए मैं यही कहना चाहूंगा, इन मॉडल पेपर्स को पूरा देखिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चन कलेक्शंस को इकट्ठा करिए और अपने ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे आप सब मिलकर के अपना सपना डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का पूरा कर सकें। तो ये मॉडल पेपर ही नहीं है, ये हर बच्चे के लिए रामबाण है उसकी सक्सेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मिस्टर आर विशाल और मैं अपने ICGAC के जाबाजों के लिए लेकर आया हूं अरिथमेटिक का मॉडल पेपर। तो आइए बिना देर किए एक एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कलेक्ट किया गया है। देखिए, इट इज़ गिवन दैट 2 to the power 32 plus 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई अ सर्टेन नंबर, which one of the following is also definitely divisible by the same number। देखो, एक संख्या है जो 2 की पावर 32 प्लस 1 से डिविजिबल है। तो जब भी कभी दो डिवाइजर का यूज होता है तो फर्स्ट डिवाइजर सेकेंड डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल होगी, तभी दूसरा नंबर उससे डिविजिबल होगा। तो अब 2 से 2 की पावर 32 प्लस 1 से डिविजिबल संख्या यहाँ पे 2 की पावर 96 प्लस 1 है, अर्थात कि इस सवाल का आंसर 2 to the power 96 प्लस 1 होगा। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 97 एंड देयर डिफरेंस इज 37। फाइंड द प्रोडक्ट। दो संख्याओं का योगफल 97 है, उनका अंतर 37 है। मतलब क्या दे रखा है, x प्लस वाई, ये बराबर दे रखा है 97 और कह रहा है उनका अंतर x माइनस वाई दे रखा है 37। कौन इस सवाल को नहीं कर पाएगा? 2x बराबर y से y कैंसिल हो गया, 7 7 14 9 3 12 1 13। देन x बराबर कितना आ गया? 67। x बराबर अगर 67 है, अगर x बराबर 67 है तो y बराबर 30 होगा। y बराबर कितना होगा? 30। गुणा कर लो, 3 7 21। करेक्ट आंसर 2010 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? करेक्ट आंसर 2010 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपये 13 इन अ क्लास ईच बॉय कंट्रीब्यूटेड एज मेनी पैसे एज द नंबर ऑफ बॉयज सो एज टू परचेज अ गिफ्ट कॉस्टिंग ₹13 इफ द टीचर्स कंट्रीब्यूशन इज ₹4। अच्छा देखो, क्या है ना कि 13 रुपये का गिफ्ट है जिसमें 4 रुपया टीचर्स ने दे दिया, तो बचा कितना? 9 रुपया। लेकिन यहाँ जो कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स है वो पैसे में दे रखा है। किस में दे रखा है? पैसे में दे रखा है। तो क्या हो जाएगा आपका? 900 पैसा। अब बोल रहे हैं जितने स्टूडेंट हैं उतना ही कंट्रीब्यूट किए हैं, तो x स्क्वायर की वैल्यू 900, तो x की वैल्यू 30 हो जाएगी। इट मीन्स कि 30 बच्चे थे और उन्होंने 30 पैसे का कंट्रीब्यूशन किया था। दो संख्याओं का योगफल 15 1/3 एंड उनका अंतर 4 2/3 है। संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? यहाँ भी क्या है? x प्लस वाई 46/3 है, x माइनस वाई इक्वल 4 3 12 14/3 है। यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल 46 और 14 60/3 60/3 इट मीन्स 20। x की वैल्यू कितना आ गई? 10 आ गई। x की वैल्यू कितना आ गई भैया? 10। अगर x की वैल्यू 10 आ गई और दोनों जोड़ के 46/3 है, तो y क्या है? 46/3 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा? 16/3। अब जब हम x इंटू वाई करेंगे तो 10 इंटू 16/3 इट मीन्स 160/3 और ये आपका यहाँ पर दे रखा है 53 1/3 ना। 3 3 9 1 10, 3 5 15 1 16, 160/3 ये इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क
व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो अब बस इसको सॉल्व करना था आपको। तो ये 8/10 है, 7/10 है, 15/10 मल्टीप्लाई कर दीजिए 25/3 हो जाएगा 3 टाइम में। तो कितना आ जाएगा आपका 125/10 का साढ़े 12। ये आपका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन दोस्तों, डी ऑप्शन। तो सारे दोस्तों के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि जो भी हमारे दोस्त आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी की तैयारी करना चाहते हैं, एमकेसी इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर दिस। सबके लिए एमकेसी सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है दोस्तों। सिलेक्शन के मामले में एमकेसी का कोई जोड़ हिंदुस्तान में नहीं है। डिफेंस का पर्याय अगर कोई कोचिंग है तो वो एमकेसी है। तो आप अपने एडमिशन को लेकर के हम देखिए क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं। रिटेन, फिजिकल, ग्रुप डिस्कशन, मेडिकल, स्टडी मटेरियल, स्पोकन इंग्लिश। अभी तुरंत इस नंबर पे फ़ोन करें 9696330033। और सबसे बड़ी बात, सारी अपडेट लेकर के अपने डिफेंस के दोस्तों के लिए सबसे पहले अगर कोई आता है तो सौरभ सर आते हैं। आइए अगले सवाल की तरफ चलता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रूट का क्वेश्चन जब भी कभी ऐसा आए तो सिर्फ आपको ये ध्यान देना रहेगा कि कौन से ऐसे टर्म है, एक फर्स्ट स्टार्टिंग से होगा, एक लास्ट से होगा, जो रिपीट नहीं किया गया है। तो जैसे देखिए यहाँ पे √9 है, कहीं भी बाहर नहीं है, तो √9 की वैल्यू 3 होगी। यहाँ पे √4 है, पीछे कहीं नहीं है, तो ऊपर जाके +2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर 5 हो जाएगा दोस्तों। रूट का ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि कौन से ऐसे 2 टर्म हैं जिनका यूज एक बार हुआ है, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे, वही एक बार जो टर्म यूज हुए होंगे वही बचेंगे। वह फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज व्हेन डिवाइड बाय 12, 18, 39, 45 लीव्स रिमाइंडर 8, 14, 34, 41 रिस्पेक्टिवली। किससे डिवाइड करना है? 12 से डिवाइड करना है, 18 से डिवाइड करना है, 39 से डिवाइड करना है, 45 से डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर है वो कितना है? 8 है, 14 है, 35 है, 41 है। ऐसे क्वेश्चन में रिमाइंडर और डिवाइजर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है। अब हम क्या करेंगे? 12, 18, 39 एंड 45 का एलसीएम निकालेंगे। हम 45 को एलसीएम बना देंगे, यहाँ से 13 ला के दे देंगे, यहाँ से 4 ला के दे देंगे, और मुझे लगता है कि काम बन गया, क्योंकि 18 में 9 2 18 है, और 45 में 9 5 45, ठीक है। तो 180 और गुणे 13 हो जाएगा, तो 0 13 8 104, 13 1 13 10 23। तो 2340 में से अब ये डिफरेंस माइनस कर देंगे, तो 2336 करेक्ट आंसर। ये ए ऑप्शन में बैठा, बुला ही रहा था आपको कि कुछ ऐसा कर कमाल मैं तेरा हो जाऊं, तो मैंने वो कमाल कर दिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा कि डिवाइजर्स होंगे और रिमाइंडर्स होंगे, अलग अलग डिवाइजर्स पे अलग अलग रिमाइंडर होगा एलसीएम के क्वेश्चन में, तो आप देखिएगा डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच का फ़र्क हमेशा समान होगा, इनके बीच का डिफरेंस हमेशा समान होगा। हम संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और फिर सेम डिफरेंस को वहाँ से घटा देंगे, हमें हमारे सवाल का करेक्ट आंसर। इफ एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 1 देन फाइंड द एलसीएम। तो देखो 2 संख्याओं का एचसीएफ 1 तभी होगा जब संख्याएं को प्राइम होंगी। जब संख्याएं क्या होंगी? को प्राइम। एंड एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर इज देयर प्रोडक्ट। मतलब कि को प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है, एलसीएम होता है, वो उनका प्रोडक्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? उनका प्रोडक्ट ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बैट्समैन हैज अ सर्टेन एवरेज रन्स फॉर 10 इनिंग्स। इन द 11th इनिंग ही स्कोर्ड 50 रन, thereby increasing his average by 4 रन। व्हाट इज द एवरेज आफ्टर 11? तो आप क्या करो,
10 का गुणा 4 में कर दो, कितना आ गया 40, और 50 में से घटा लो, 50 में से 40 को घटा लो, 50 में से 40 को घटा लो, आंसर कितना आ गया 10। उसका एवरेज पहले 10 हुआ करता था, करेक्ट आंसर। क्या करना रहेगा, क्या करना रहेगा ऐसे क्वेश्चन में, आप सीधे सीधे लास्ट इनिंग कौन सी इनिंग थी, 11 चौक 44, लास्ट इनिंग को छोड़ दो, 10 चौक 40, 50 से घटा दो, 10 आ गया, यही उसका एवरेज था पहले। अब अगर आप ऑफलाइन किसी कारणवश एमकेसी से नहीं जुड़ पाते तो हमारे वो दोस्त जो एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन भी सबसे अच्छा अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो वो एमकेसी है दोस्तों। आज ही कॉल करके 9696330033 पर अपनी सीट बुक कराएं, क्योंकि डिफेंस में अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपके पास एकमात्र प्लेटफॉर्म है, वो है एमकेसी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है शायद। 9 men went to a hotel. 8 of them spent ₹3 each over their meal and the 9 spent 2 more than the average of all 9. Find the total money spent by them. In this type of question कितने लोग थे? 9 लोग थे। 9 लोगों में 8 लोगों ने अपने खाने पर कितना कितना खर्च किया? 3-3 रुपया खर्च किया। 9वें ने एवरेज से 2 रुपया ज़्यादा खर्च किया, तो इस 2 रुपये को 8 पार्ट में बांट दो, सब पर 0.25 आ जाएगा, एवरेज 3.25 हो जाएगा। 9 लोग थे तो गुणा कर लो, 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 4 22, 9 त्रिक 27, 27 दो 29, 9 दूनी 27, 27 दो कितना 29 आ जाएगा। और यही इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा 29.25 रुपीज़। कितना? 29.25 रुपीज़। आप ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग क्लास में ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह डिस्कस करते हैं कि कैसे आप इन क्वेश्चन को बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में जब होटल में खाना खाने लोग जाते हैं दोस्तों, तो उसमें जो लास्ट पर्सन है जिसने एवरेज से कुछ ज़्यादा खर्च किया है, तो उसने जितना ज़्यादा खर्च किया है उसको बाकी लोगों में बराबर बराबर डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगा, और सीधे नंबर ऑफ पर्सन से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल खर्चा आ जाएगा। दो संख्याओं में 11:9 का रेशियो है, उनका योगफल 40 है। तो यहाँ जोड़ के देखिए तो 20 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 है। लेकिन जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो स्क्वायर फैक्टर आएगा, तो 99 गुणे कितना, 99 गुणे कितना आ जाएगा आपका 99, यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 2, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 4 आ जाएगा। करेक्ट आंसर 396, क्योंकि जब मैं इसको 11x और 9x करूँगा तो ये एक तरीके से x की वैल्यू होगी। जब मल्टीप्लाई करूँगा 9x इंटू 11x तो ये 99x स्क्वायर आएगा। इसके लिए 2 की जगह 4 से गुणा किया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ABC ने 1,25,000 निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। B ने A से 15,000 रुपया अधिक तथा C ने B से 20,000 रुपया अधिक निवेश किया। वर्ष के अंत में 37,450 का लाभ हुआ। A, B and C have invested a sum of 1,25,000 rupee in a business. B invested 15,000 more than A and C invested 20,000 more than B. तो हम क्या करते हैं, हमने कह दिया कि A ने x रुपया इन्वेस्ट किया, इट मीन्स कि B ने x प्लस 15,000 निवेश किया, इट मीन्स कि C ने x प्लस 35,000, क्योंकि B ने A से 15,000 ज़्यादा और C ने B से 20,000 ज़्यादा। तो जब मैं इसको जोड़ूंगा तो ये 1,25,000 तीनों ने खर्च किया है, ये बराबर कितना आ जाएगा 3x प्लस 50,000, सही ना। तो 50,000 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 75 ना। तो 3x बराबर 75,000, इट मीन्स कि x बराबर 25,000 आ गया। कितना आ गया 25,000। A ने निवेश किया, A, B और C, A ने निवेश किया 25,000, B ने निवेश किया 40,000 और C ने निवेश किया कितना 25, 35, 60,000। सही है, तो कैंसिल कर लो 5, 8 एंड
12 सही है। तो 12 8 20 5 25, 25 यूनिट की वैल्यू 37,450 आई है। कितना आई है? 37,450। इसको देख लें, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, ठीक है। 25,000, 40,000 और 60,000। ओके, 5 बचे 25, 5 अट्ठे 40, 12 पंजे 60। ओके, 12 8 20 5 25। तो जो 25 यूनिट की वैल्यू है 37,450 है। 37,000 कितना है? 450 है। यहाँ मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। 37 25 यूनिट की वैल्यू 25 यूनिट की वैल्यू है 37,450। एक यूनिट की वैल्यू 25 से का 25 कितना आया? 12, 124 हो गया। 25 चौका 100, तो 24 का मतलब 225 आ गया। 25 नवा 225, 25 छक्का 150, 1496 आ गया। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 5 छंग 30, 5 नवा 45, 3 48, 5 नवा 45, 3 48 और 5 चौक 20, 20 और 4 24, 5 इक्का कहाँ है? 5 इक्का 5, 5 और 5 से गुणा कर लो। 5 छंग 30, 5 नवा 45, 3 48, 5 चौक 20, 4 24, 5 इक्का 5 2 7, 7480, 7480, 7480 आ रही है वैल्यू। 7 4 फिर से गुणा करके देख लें जरा, यहाँ भाग करके देखें तो 25 इक्का 25, 37,450 को हमने 25 से भाग किया। 25 इक्का 25 से कितना बचा? 12 बच गया। 12 124, तो 25 चौका 100, 24 बच गया तो 45, तो 25 नवा 225, 225 और कितना था ये? 245 था। इसको ज़रा भाग लगा के मैं देख लेता हूँ कि गलती नहीं होनी चाहिए। ये हो गया आपका 37,000, पेज हटा लेता हूँ। 37,450, 37,450, 37,450 को 25 से भाग लगाता हूँ तो 25 इक्का 25 कितना आया? 12, 25 चौका 100 कितना आया आपका? 24, 25 नवा 225, तो कितना आ गया? 0 ओ 2 आ गया, 20 आ गया, 20 आ गया। तो 25 अट्ठे 1498 आ रहा था, 1498 आ रहा था। मतलब एक यूनिट का मान 1498 और लाभ किस में आया था? तो आपने कहा था 5, 8 और 12 आया था। तो 5 यूनिट का मान कितना? 5 अट्ठे 40, 5 नवा 45, 4 49, 5 चौक 20, 20 4 24, 5 इक्का 5 2 7, पहले 2 ऑप्शन में आ गया 7,490। अब 8 यूनिट का मान ले लें तो 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, 14 अट्ठे 112 है। तो ये आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। गुणा करके देख लेंगे आप इसमें, एक बार 5 से, एक बार 8 से, एक बार 12 से। ये इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपनी आय का a person spends 30% of his income, 30% of his income on food, 20% children's education and 60% of remaining on house rent. What percent of income is left with? एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% शिक्षा पर, शेष का तो 30 20 50 एक जगह खर्च कर दिया और शेष का 60, रिमेन का कितना है? 60%। ठीक है ना? तो 50 का मतलब 1/2 हो गया, 60 का मतलब 3/5 हो गया। और उसके पास आय का कितना परसेंट बचा? अच्छा, आय का कितना परसेंट बचा तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। देखो 50% खर्च कर दिया, अब 50 का 60% खर्च कर दिया तो 40% उसके पास बचा, तो इसका मतलब 20 बचा। यही आपका करेक्ट। हम टोटल मान लिया कि 100 उसकी इनकम है, तो 100 से 20 30 50% खर्च हो गया। अब जो बचा उसका 60 खर्च किया तो 40 सेविंग है, तो आपका करेक्ट आंसर 20% आ जाएगा। A shopkeeper sells 2 TV sets on the same price. There is a gain of 20% on one TV and loss of the 20% on
अदर। अच्छा, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पर कि सेलिंग प्राइस आपस में बराबर हो, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट के बराबर हो, तो सौदे में हमेशा लॉस होगा और वो होगा प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 के बराबर। तो 20 का स्क्वायर बटे 100 का मतलब 4% का लॉस होगा। 4% का क्या होगा? लॉस होगा। यही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। A shopkeeper sold sarees ₹266 each after giving 5% discount on a label price. Had he not given the discount, he would have earned a profit of 12% on the cost price. What was the cost price of the sarees? जैसे बोला 5% का डिस्काउंट, वैल्यू हो गई 95। जैसे बोला 12% का प्रॉफिट, वैल्यू हो गई 1112। कितने का? ये 266 रुपया। 5% लेबल प्राइस पे 5% का डिस्काउंट देने के बाद, ये आप 5% का डिस्काउंट देने के बाद वो 266 का बेच देता है। ये क्या है? आपका सेलिंग प्राइस है। ये आपका सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस 266। तो कॉस्ट क्या पूछा मुझसे? कॉस्ट प्राइस कम। कम का मतलब नीचे ज़्यादा। कम का मतलब नीचे ज़्यादा। तो लेकिन ये डिस्काउंट से हम नहीं जा सकते। तो 5% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 95% की जो वैल्यू है, 95% की वैल्यू 266 है। तो 1% की वैल्यू यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं? तो 5% का डिस्काउंट जब इसने दिया तो 266। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? 100 निकाल लेते हैं। तो 266 गुणे बटे कितना? 95 और गुणे 100 कर लेते हैं। तो यहाँ 19 आ गया, यहाँ 20 आ गया। तो यहाँ पे 19 1 19 कितना हो गया? 19 का मतलब 7, 19 चौक 76, 14 दूनी 28। इसका मतलब जो मार्क्ड प्राइस है वो 280 है। मार्क्ड प्राइस कितना? 280। अब यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालिएगा। कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 280 गुणे 95 बटे 112, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कम होता है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ से अगर मैं इसको कैंसिल करूँगा 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 का मतलब कितना आ गया? 3 4 8 32। 4 से कैंसिल किया, गुणे 4 कर लो, 28 गुणे 4, तो 28 से पूरा कैंसिल हो जाएगा और 950 बटे 4 आ जाएगा। 950 बटे 4, तो 4 दूनी 8 आ गया। 1 4 3 12, क्यों नहीं कट रहा है ये? अगर मार्क्ड प्राइस 280 रुपया है, मार्क्ड प्राइस 280 रुपया है, डिस्काउंट 5% है और प्रॉफिट 12% है, तो यहाँ से 95 और 112 हो जाएगा। तो 280 गुणे कॉस्ट प्राइस कम का मतलब नीचे ज़्यादा, 112। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो 280 गुणे 95 बटे 28 गुणे 4 ना, 28 गुणे 4 4 8 32, 4 2 8 3 11। ठीक है, तो 28 से 28 कट जाएगा। तो 950 बटे 4 तो दशमलव में आ रहा है। क्या आ रहा है? दशमलव में आ रहा है, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है। ये क्या है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है। नहीं करना था ये सब, नहीं करना था ये सब। अगर ये सेलिंग प्राइस है, 12% का प्रॉफिट है, तो 112% की वैल्यू 266 है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू 266 बटे 112 है। कॉस्ट प्राइस 100% अगर होगा तो 266 गुणे 100 बटे 112, सही है। तो 112 का मतलब अगर ये हम इसको 50 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 56। तो 6 6 के 36, नहीं 6 कितनी बार में कट रहा है? 56 से तो ये कट रहा है, चलो 2 बार कर लो, 28 और यहाँ कितना कर लिया? 25। अब 28 से अगर हम इसको कैंसिल करना चाहें तो 6 8 48, 6 दूनी 12 नहीं, चलो ठीक है और छोटा करो,
14 कर लो और 133 कर लो। कितना कर लो? 14 133। तो अगर मैं लिखूं 25 गुणे 133 बटे 14, तो 2 सत्ते नहीं 7 से काटो, 7 दूनी 14, 19 सत्ते 133। तो दशमलव में तो आ रहा है, ये तो पक्की बात हो गई, दशमलव में आ रहा है, मतलब वो जो हम लोग कर रहे थे वो करेक्ट था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है। लागत मूल्य पूछ रहे हैं, इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है। ओके, इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों अगर आप देखिए तैयारी आप चाहे जिस फील्ड में कर रहे हो, अब हम इसी फील्ड की बात करेंगे, आईसीजी एसी वालों की बात करेंगे। सबसे बड़ी समस्या किताबों को के सिलेक्शन को लेकर के है, उसका सलूशन लेकर एमकेसी आपके सामने हाजिर है। एमकेसी पब्लिकेशन किताबें जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, ये सारी किताबें आपके लिए बहुत यूजफुल हैं। बड़ी मेहनत से इन किताबों को बनाया गया है, जो 25% के डिस्काउंट पर फ्री डिलीवरी चार्ज दीपावली के इस मौके पर। तो आप बिल्कुल देर ना करें, कॉल करें और किताबों को मंगाएं, सबसे बुलंद किताबें हैं मार्केट की। अगला क्वेश्चन है, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ ईयर पेबल हाफ ईयरली इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ ईयर 56। कितना आ गया आपका? 56 हो गया। हाफ ईयरली एक साल में 2 हो जाएगा और ये 8% आपका आ जाएगा आपका, तो बराबर P 8 का स्क्वायर कर देंगे और बटे कितना कर देंगे? 100 गुणे 100 कर देंगे, 100 गुणे 100। तो ये 56 हो जाएगा, 56 गुणे 100 गुणे 100 बटे 8 गुणे 8 कर दीजिए, 8 गुणे 8, यही बराबर P हो जाएगा। 8 सते 56 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? ये आपका 10,000 है ना, तो 1225 हो जाएगा ना, 1225 तो 7 पचे 35, 7 पचे 35 इकाई पर एक जगह 5 है, तो करेक्ट आंसर 7805 हो जाएगा। इकाई का यूनिट एंड 10 डिजिट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होता है आपके लिए। 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक काम को, 4 मेल और 6 फीमेल एक काम को 8 कितना दिन में? 8 दिन में कर सकती हैं, जबकि 3 मेल और 7 फीमेल उसी काम को 10 दिन में कर सकती हैं। तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। 16 मेल और 24 फीमेल ये बराबर है 15 मेल और 35 फीमेल के। इट मीन्स कि एक मेल ये बराबर है, एक मेल बराबर है 11 फीमेल के, 11 फीमेल के। ये वाली बात दोनों स्टेटमेंट से पता चल गई। तो अगर एक मेल 11 फीमेल है तो 4 मेल 44 और 6 50 फीमेल जिस काम को 8 दिन में करती हैं उसी काम को 10 फीमेल कितना दिन में करेंगी? तो आपका करेक्ट आंसर 40 दिन आ जाएगा, जो आपके सी ऑप्शन में है। कितना आ जाएगा दोस्तों? 40 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 150 मीटर है, 500 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में, तो 50 का मतलब ये हो गया कि 650 की लंबाई 30 सेकेंड में, अर्थात कि रेलगाड़ी की चाल 65/3 मीटर पर सेकेंड है। अब कह रहे तब वो 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, अब 150 की रेलगाड़ी 370 का प्लेटफॉर्म, तो 350, 370, 470, 500, 520, 520/65/3, 13 पचे 65, 13 चौका 52, 5 अट्ठे 40, 8 त्रिक 24 सेकेंड का समय लगेगा। कितना लगेगा? 24 सेकेंड का समय लगेगा। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके विकर्णों की लंबाई मतलब D1 आपका 12 है, D2 आपका 14 है और एरिया ऑफ द रोम्बस, एरिया ऑफ द रोम्बस होता है हाफ D1 D2। क्या होता है? हाफ D1 D2। तो 1/2 गुणे 12 गुणे 14, 2 छंग 12, 14 छंग 84, ठीक है ना, आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, फिर अगर क्यों देना ही है आपको, तो आप एमकेसी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें जो स्टार्ट है 199 से। एमकेसी टेस्ट प्रेप आप डाउनलोड करें और जुड़ें हमसे टेस्ट सीरीज के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
If length, breadth and height of the rectangular solid 10, 5 and 2 respectively, then its whole surface area क्या होता है, twice LB plus BH plus LH. ओके, तो twice LB कितना, 10 पचे 50, BH कितना, 5 दूनी 10 और प्लस 10 दूनी 20. सही ना, 50 10 60 20 90 दूनी 180, 50 10 60 20 80, 80 दूनी 160. कितना आ गया आपका, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर. ए बराबर 23 है. ए कितना है दोस्तों, 23. बी कितना है, -29. तो ये क्या है आपका 25A स्क्वायर प्लस 40AB प्लस 16B स्क्वायर. ओके, तो ये 5A प्लस की माइनस तभी प्लस हो पाएगा, -4B का होल स्क्वायर है. ओके, 5A माइनस 4B का होल स्क्वायर है. ए 23 है, तो 23 का मतलब 115 माइनस B 29 है, तो 4 9 36, 4 दूनी 8 3 11 का होल स्क्वायर. करेक्ट आंसर ए आ जाएगा दोस्तों. देखने में सवाल खतरनाक था. किसी वृत्त के खंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या r बराबर 5 है तथा जो ये चाप की लंबाई 3.5 है, तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 3.5 गुणे 5. तो यहाँ से 3.5 गुणे 2.5 हो जाएगा, 25 पंजे 125, 25 से 87, 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, 85.75 सेंटीमीटर स्क्वायर. साइन A प्लस B 1 है, कॉस A माइनस B √3/2 है. आपको पता है कि साइन A प्लस B 1 का मतलब 90 है. कॉस A माइनस B, कॉस कितने का मान √3/2 है, 30 का. यहाँ से आपको B से B कैंसिल, ट्वाइस A आपका 120 हो गया, तो A कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री. अगर A 60 डिग्री है तो B कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री. ये आपके B ऑप्शन में है दोस्तों. अगला सवाल, 148 इंटू 74 इतना है, तो पॉइंट कितना, पॉइंट इतना डिवाइड बाई इतना की वैल्यू कितना होगी. देखो यहाँ से क्या दे रहा है, भाग कर दिया तो 7 आएगा, 7 अब 1 2 3 4 5 और डिवाइड बाई कितना है 1, तो 4 डिजिट पे आपका आ जाएगा. किस पे आ जाएगा, 4 डिजिट पे आ जाएगा. तो ये आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन में है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 इंटू 16 प्लस 224 डिवाइड बाई 56 -1/2 तो ये आपका क्या है, केवल बस सिंप्लीफाई करना है. तो 16 9 कितना, 144 कर दीजिए, प्लस 224 डिवाइड बाई 56 है, डिवाइड बाई 56 तो गुणे 1/56 कर दीजिए इसको, और माइनस 1/2 माइनस 1/4, 2/4 और 1/4, माइनस का 3/4 हो जाएगा. माइनस कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा. तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो 144 और प्लस ये कितना, 112/28 है. 112/28 का मतलब 28 3 बार, कितनी बार में, 4 दूनी 8 और 4 8 32, ठीक है. तो इसका मतलब कि ये पूरा 4 बार में कट रहा है. कितनी बार में कट रहा है, 4 बार में. हाँ, पूरा 4 बार में कट रहा है, -3/4. तो 148 माइनस 3/4. तो इसका मतलब ये हो गया कि 148 में से 3/4 अगर घटाऊंगा तो 147 1/4 आप करेक्ट आंसर लगा लो, 147 1/4. और इस तरीके से दोस्तों ये ICG AC के दोस्तों के लिए 25 क्वेश्चन का मॉडल पेपर था अरिथमेटिक का. उम्मीद करता हूं कि ये पेपर जब भी आप लगाएंगे तो एंजॉय करेंगे पेपर को. एक सवाल सेलेक्टेड क्वेश्चन थे. जय हिंद दोस्तों. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल है आप सभी के, बढ़िया एकदम. मैं हिमांशु पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं
ICGAC के मॉडल पेपर में, जहां पे हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन। तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, फिर आप अपना ऑप्शन मैच करने वाले हैं। हालांकि क्वेश्चन आसान है, फिर भी आपको अपने ऊपर क्या करना है, भरोसा करके टिक करना है वीडियो को पॉज करके। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ ग्रेविटेशनल लॉज। बच्चे को पता है भाई, न्यूटन साहब ने किया था, तो इसमें कोई इशू वाली बात तो है नहीं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बाय विच फोर्स क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क। भैया दूध से मक्खन निकालने कैसे निकालते हो, तो फिर वो आपका होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, जो कि बाहर की तरफ लगता है, आपने पढ़ा होगा। अगला है, ए कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। ध्यान से सुनना, एक कार यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, पर उसका मोमेंटम जो है वो चेंजिंग है। मोमेंटम P बराबर होता है m इंटू वी। अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका वेलोसिटी भी चेंज हो रहा होगा। और वेलोसिटी में भैया देखो दो चीजें हैं, वेलोसिटी भी चेंज होगा। वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं, पहला आपका होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन। और वेलोसिटी के पास दो हाथ होते हैं, ध्यान सुनना। वेलोसिटी के पास कितने हाथ होते हैं, दो हाथ। वेलोसिटी के पास आपने बोला कि दो हाथ हैं, और आपने बोला था कि उसके पास एक हाथ बचे हुए हैं, यानी स्पीड वाला हाथ वो फिक्स है। इसका मतलब आपने दूसरा हाथ तोड़ दिया होगा, डायरेक्शन वाला। इसका मतलब पार्टिकल की स्पीड तो आपने कांस्टेंट करके रखी हुई है, पर डायरेक्शन उसका क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। क्लियर है? बस अब इन्हीं में से ऑप्शन चूज कर लो। मे बी ऑन इलेक्ट्रिकल पाथ भी ऑप्शन 1 सही है, पर बाकी पढ़ लेते हैं, शायद ये हो इज मूविंग। क्योंकि देखो, अगर आपका पार्टिकल किसी भी इलेक्ट्रिकल पाथ में चल रहा है, तो ये पहले पार्टिकल यहाँ जाना चाह रहा होगा, फिर कुछ देर बाद यहाँ पे नीचे, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, 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 ऐसे करते करते जाएगा। बात समझ आ रही होगी? इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड हर जगह पे सेम है, कोई इशू नहीं है। इज मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ विदाउट एक्सीलरेशन। भाई बिना एक्सीलरेशन के वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती, तो ये गलत हो गया। इज मूविंग ऑन स्ट्रेट पाथ विद एक्सीलरेशन। स्ट्रेट पाथ पर है और अगर एक्सीलरेशन आ गया तो वेलोसिटी चेंज तो होगी, पर स्पीड भी चेंज होगी, तो ये गलत हो गया। इज मूविंग विदाउट एनी एक्सीलरेशन, भाई बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A body weighs 5 kg on equator at the poles it is likely to weight। आपने पढ़ा है कि भाई साहब इक्वेटर पे g की वैल्यू कम होती है और पोल्स पर ज़्यादा होती है। इसका मतलब वेट इक्वेटर पे कम होगा और पोल्स पर ज़्यादा होगा। That's it। अगर बॉडी का वेट इक्वेटर पे 5 किलो है, तो पोल पर उसका वेट 5 किलो से ज़्यादा होगा। That's it from my side। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए अगला है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज। तो भाई डेंसिटी ऑफ वाटर ये याद करके रखना है कि वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, एनॉर्मस बिहेवियर होता है, कुछ अजीब सा बिहेवियर होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा एच बॉन्डिंग वगैरह बनाता है केमिस्ट्री में, फिर के जलाई स्ट्रक्चर बनता है, तो दैट्स द रीजन बिहाइंड ऑल ऑफ द थिंग्स। द डोर ऑफ अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। भैया देखो, तो आपके घर में फ्रिज है, फ्रिज का दरवाजा आपने खोल दिया है, तो रूम ठंडा होगा कि गर्म होगा, ये बताना है आपको। तो याद करके रख लो भैया, फ्रिज का दरवाजा खोले, आपने सोचा कि सर फ्रिज का दरवाजा खोल देंगे तो रूम, जैसा फ्रिज के अंदर सामान ठंडा होता है वैसे रूम ठंडा हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका रूम हो जाएगा गर्म। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वालिटी ऑफ अ म्यूजिकल नोट डिपेंड्स ऑन। तो वो आपका डिपेंड करता है हार्मोनिक प्रेजेंट पे, एम्पलीट्यूड पे नहीं करता है, वेलोसिटी पे नहीं करता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे नहीं करता है। अगला सवाल पढ़िए। द मिरर यूज्ड फॉर द हेडलाइट ऑफ अ कार इज। स्फेरिकल कॉन्केव होता है। हेडलाइट में आपने देखा होगा कि भाई जो मिरर यूज होता है, आपका मिरर यहाँ पे, मतलब जो हेडलाइट होती है ऐसे अंदर धसी हुई होती है, ऐसे होती है, ऐसे। तो यहाँ पे आपको बल्ब रखा जाता है और बल्ब फोकस करता है। गाड़ी में देखिएगा ऐसा होता है। चलिए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बेटा आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हो, टेस्ट सीरीज की जो प्राइस है वो काफ़ी कम भी है। ठीक है, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन देन यू कैन ज्वाइन। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। भाई देखो, घर में शॉर्ट सर्किट के लिए, घर में शॉर्ट सर्किट के लिए कौन सी चीज का यूज करते हो इन सब में? इंसुलेटेड वायर, भाई इसका यूज नहीं करते, इंसुलेटेड वायर का नहीं करते हो, ठीक है, इंसुलेटेड वायर का नहीं करते हो।
प्लास्टिक स्विचेस का, भाई ये तो बिजली खुद को झटके से बचाने के लिए करते हो, तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक का फ्यूज वाला। चलिए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच इज यूज टू कन्वर्ट एसी इंटू डीसी, भैया रेक्टिफायर का यूज होता है, याद कर लीजिएगा। एमीटर तो क्या बताता है, करंट नापता है, मीजर्स करंट करता है। अगर बात करना चाहें इसके ऊपर, मीजर्स करंट। गैल्वेनोमीटर वो स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है, गैल्वेनोमीटर से आप एमीटर और वोल्टमीटर बना लेते हो। वोल्टमीटर वोल्टेज को मेजर करता है। तो दैट्स फ्रॉम माय साइड, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सबको जय हिंद। और सबको पता है बेटा जो है आईसीजी का एग्ज़ाम जो है बिल्कुल लगा हुआ है, और आईसीजी के जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस हैं बेटा, खासकर बायोलॉजी और केमिस्ट्री, मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ मॉडल, कैसे किस तरह से क्वेश्चंस हम लोग के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं, क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा जो है, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है। पहला क्वेश्चन, न्यूक्लियस ऑफ सिंगली आयोनाइज्ड कार्बन एटम कंटेन। याद रखना, सिंगली आयोनाइज्ड कार्बन एटम। तो सिंगली आयोनाइज्ड कार्बन एटम है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है बेटा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर देखिए, यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 12 और 6 जो है एटॉमिक वेट जो है 12 होता है, और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो मैंने आपको बताया कि चाहे सिंगली आयोनाइज्ड हो या डबली आयोनाइज्ड हो बेटा जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 6 प्रोटॉन होगा और 6 न्यूट्रॉन होगा। आंसर है आपका ए। आंसर ए है बेटा, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन, ये दोनों कहाँ पे पाए जाते हैं बेटा? ये दोनों जो है नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। और ये न्यूक्लियस, प्रोटॉन की खोज जो है किसने किया था? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल होता है जेम्स चैडविक ने किया था। कभी कभी न्यूट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड को भी नाम दिया जाता है। चलिए, लेकिन आंसर है बेटा जो है यहाँ पे न्यूक्लियस ऑफ सिंगली आयोनाइज्ड कार्बन एटम कंटेन। तो याद रखना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर में बेटा कोई चेंज नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे कह रहा है कि द मेटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल, कह रहा है कि क्लोरोफिल का धातु संगठक होता है। दुनिया जानती है बेटा, जो क्लोरोफिल है वो हरे पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। जितने भी हरे पौधे होते हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सी मेटल होती है? तो मैग्नीशियम मेटल होती है, मैग्नीशियम। आंसर है डी, मैग्नीशियम मेटल होती है बेटा, याद रखना, मैग्नीशियम मेटल होती है, मैग्नीशियम मेटल होती है। आंसर है डी, मैग्नीशियम मेटल। आंसर है डी, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम किस फॉर्म में होती है? Mg++ के फॉर्म में होती है, Mg++ के फॉर्म में होती है। तो फिर जो है हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे सबको पता है कि मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में होता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सी मेटल होती है बेटा? हीमोग्लोबिन में आयरन मेटल होती है, और भी किस फॉर्म में होती है? Fe+2 के फॉर्म में होती है, Fe+2 के फॉर्म में। अगर आपसे पूछा जाए कि इंसुलिन में कौन सी मेटल होती है, तो इंसुलिन में याद रखना बेटा जिंक मेटल होती है, जिंक मेटल। अगर आपसे पूछा जाए बेटा जो है विटामिन B12 में कौन सी मेटल होती है, तो कोबाल्ट मेटल होती है। ये इसके साथ साथ जो है सारे क्वेश्चन जो है आप तैयार रखिए। आइए हम लोग, तो आंसर है इसमें डी। फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। द बॉन्ड विच प्रेजेंट बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, बेटा जो है आपसे पूछा जा रहा है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच, अणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड होता है?
तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बेटा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही याद रखना इसकी सॉल्युबिलिटी यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में कंसीडर किया जाता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। आइए नेक्स्ट हम लोग, तो यहाँ पे जल के अणुओं में मौजूद आबंध होता है तो बेटा हाइड्रोजन बंध होता है, हाइड्रोजन बंध। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बेटा जो है अमोनिया एक्ट एज ए लेविस बेस बिकॉज इट इज। अमोनिया जो है मैंने बताया था आपको पढ़ाते समय कि वे कंपाउंड जिनके बाहरी कोश में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो देने की क्षमता रखते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लेविस बेस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बेटा, देखो यहाँ पे ये नाइट्रोजन का अमोनिया का ये फिगर है, और इसके पास जो है लोन पेयर है, लोन पेयर देने की क्षमता रखता है, उसी को हम लोग लेविस बेस बोलते हैं। तो आंसर है बेटा जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो है इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, देखो बेटा यहाँ पे CDS, CPF, FCAT और ACC, ICG, इन सारे कंपटीशन की तैयारी जो है हमारे यहाँ बिल्कुल कंप्लीट तरीके से होती है। तो अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन संपर्क कर सकते हैं, हमारे पास नंबर है 9696330033 पे। आप जो है जैसे इफर्ट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5वें नंबर पे। बेटा यहाँ पे पूछा गया कि ऑरेंज कंटेन, ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है? ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, याद रखना बेटा, ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है। ऑरेंज में, नींबू में सिट्रिक एसिड होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इमली में क्या होता है बेटा, तो इमली में टार्टरिक एसिड होता है। इमली में, इमली, अनानास, अंगूर, आम में क्या होता है बेटा? टार्टरिक एसिड होता है। फिर अगर आपसे पूछा जाए किस एसिड के कारण जो है थकान होती है, तो आंसर आता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड हमारे मांसपेशियों में बन जाता है बेटा, और मांसपेशियों में जब बनता है, ध्यान दीजिए, मांसपेशियों में बनता है तो मांसपेशियों के फैलने और सिकुड़ने की जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो रेट है वो काफ़ी डिक्रीज कर जाता है। लैक्टिक एसिड के कारण ही दूध खट्टा होता है, लैक्टिक एसिड के कारण ही क्या होता है बेटा, ये थकान होती है। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर और पालक में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर और पालक में पाया जाता है। तो याद रखना ये सब क्वेश्चन हम लोगों के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे फ्लिंट ग्लास बनता है, आपसे लिखा गया है बेटा फ्लिंट ग्लास इज मेड अप ऑफ। फ्लिंट ग्लास में लेड मेटल होते, फ्लिंट, फ्लिंट से याद रखना लेड मेटल, और लेड मेटल किस फॉर्म में होती है? लेड कार्बोनेट के रूप में होती है, लेड कार्बोनेट के रूप में होती है। तो आंसर है बेटा यहाँ पे ये लेड कार्बोनेट है। आप जानते हैं कि जो ग्लास होती है एक प्रकार का मिक्सचर होता है। ग्लास क्या होता है बेटा? एक प्रकार का मिक्सचर होता है, और ग्लास में एल्कली मेटल के ऑक्साइड, एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड और सिलिका का मिश्रण होता है। और इसमें कलर्ड सब्सटेंस, याद रखिएगा, वो ऐसा नहीं है कि रंग मिलाया जाता है, वो जो है डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, संक्रमण धातु के जो एलिमेंट्स होते हैं, धातुएं होती हैं, उनकी ऑक्साइड को कलर के लिए मिलाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन ऐसा ग्लास है जिसका सबसे ज़्यादा जो है टेम्परेचर टोलरेशन पावर होता है, तो आंसर आता है पायरेक्स ग्लास, पायरेक्स ग्लास। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन ऐसा ग्लास है, कौन ऐसा ग्लास है जो चश्मे में यूज़ किया जाता है और वो सेरियम ऑक्साइड उसमें प्रेजेंट होता है, और सेरियम ऑक्साइड काम क्या करता है बेटा, ये जो है अल्ट्रावायलेट लाइट को अवशोषित करके, एब्जॉर्ब करके हमारी आँख को उससे बचाता है। तो आंसर है इसमें बी, आंसर है बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
बेटा यहाँ पे विच इज यूज्ड प्रोडक्शन ऑफ डायनेमाइट, डायनेमाइट का प्रयोग डायनेमाइट को बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, तो बेटा जो है याद रखना ये ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का यूज करते हैं। आप जानते हैं ग्लिसरीन के ऊपर जो है कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन होता है तो वो जो है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन बनता है। और ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन याद रखना, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन केसुलगार एक मिट्टी होती है उसके साथ जो है कंबाइन करके और डायनेमाइट बनाया जाता है। डायनेमाइट विस्फोटक होता है, तो याद रखना बेटा आंसर है बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं देखिए यहाँ पे 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इन द ग्रेफाइट कार्बन, ग्रेफाइट में पूछा जा रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में कार्बन का संकरण क्या होता है। तो बेटा ग्रेफाइट में कार्बन का संकरण जो है sp2 हाइब्रिडाइज होता है, संकरित होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेफाइट जो है सबसे मुलायम होता है और ये स्लीपरी नेचर का होता है, स्लीपरी नेचर का होता है बेटा, स्लीपरी नेचर का, और मशीनरी सिस्टम में ये क्या करता है, घर्षण बल को कम करता है। जैसे ग्रीज है बिल्कुल उसी तरह से ये भी काम करता है। तो ड्राई लुब्रिकेंट्स के रूप में ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। और ग्रेफाइट जो है 2 डायमेंशनल होता है और विद्युत का सुचालक होता है। इट इज ए कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का इसमें आसानी से प्रवाह होता है। तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा, आंसर जो है बी है, आंसर बी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, फाइलेरिएसिस, फाइलेरिया जो इसको हाथी पाँव बोलते हैं या एलिफेंटियासिस बोलते हैं। आपसे पूछा गया कि ये किसके द्वारा होता है, तो बेटा जो है बुचेरिया ब्रांकॉफ्टी, बुचेरिया ब्रांकॉफ्टी जो है एक वर्म होता है और इसको फैलाने वाला मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो होता है। तो फाइलेरिएसिस इज काज्ड बाय, आंसर है डी, बुचेरिया ब्रांकॉफ्टी, बुचेरिया ब्रांकॉफ्टी, बुचेरिया ब्रांकॉफ्टी के थ्रू जो है फाइलेरिएसिस होता है और इसी को हाथी पाँव बोलते हैं। और ये किसके द्वारा एक दूसरे में फैलता है बेटा, मॉस्किटो के द्वारा, मॉस्किटो के द्वारा फैलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्रैक ऑल डिफेंस एग्जाम, आप आसानी से अगर इस समय आप एडमिशन ले रहे हैं तो 25% का डिस्काउंट है और फ्री डिलीवरी, जो बुक का है वो फ्री डिलीवरी है इस समय, और आप ऑर्डर कर सकते हैं। और नंबर मैंने आपको बताया ही था, हमारे पास जो है जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस, रीजनिंग और जनरल साइंस का CAPF का ये सारे मटेरियल्स उपलब्ध है, आप आसानी से इसको मंगा सकते हैं। आइए नेक्स्ट। अब देखो बेटा यहाँ पे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड क्या होता है बेटा, लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में आयरन मेटल होता है, आयरन मेटल। तो यहाँ पे पूछा गया हीमोग्लोबिन इज एन अमीनो एसिड, प्रोटीन, फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट। तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या है बेटा, प्रोटीन होता है। और इस प्रोटीन में, ये प्रोटीन कहाँ पे होता है, RBC के सरफेस पे होता है। और हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है बेटा, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आंसर बेटा जो है बी है, प्रोटीन है, प्रोटीन है। तो आंसर प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन डिप्लेशन इज अकरिंग वाइडली इन, कह रहे हैं कि ओजोन डिप्लेशन किसके, ओजोन विकृतीकरण व्यापक रूप से हो रहा है, किस मंडल में। आपसे पूछा जा रहा है कि ओजोन मंडल जो है
ये तो क्लियर है कि CFC12 जो है ओजोन को CFC12 ओजोन को क्या कर रही है बेटा, डिप्लेट कर रही है। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो लेयर है एटमॉस्फेयर के किस लेयर में है, तो याद रखना स्ट्रेटोस्फीयर में है, स्ट्रेटोस्फीयर में। इसी को हम लोग समताप मंडल बोलते हैं, समताप मंडल। तो बेटा जो है समताप मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटमीबा जिंजिबेलिस। सबको पता है कि एंटमीबा जिंजिबेलिस क्या है। एंटमीबा जिंजिबेलिस एक प्रकार का प्रोटोजोन्स है और इसके द्वारा जो है, इसी प्रोटोजोआ के द्वारा जो है माउथ में दांत से रिलेटेड एक डिजीज होती है पायरिया डिजीज होती है। तो ये जो है आपसे पूछा जा रहा है ह्यूमन गम, इंटेस्टाइन ऑफ मैन, लीवर ऑफ शिप, स्टमक ऑफ फ्रॉग। तो ये एंटमीबा जिंजिबेलिस जो है ये एक प्रकार का पायरिया है और एंटमीबा जिंजिबेलिस एक प्रकार का अमीबा है। और ये जो है हमारे दांत के जो मसूड़े होते हैं, जो गम होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं दांत की, उसको क्या करता है बेटा, उसको क्या करता है, ये डैमेज करने लगता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसमें कमजोरी हो जाती है। तो आंसर है बेटा जो है, आंसर ह्यूमन गम। एंटमीबा जिंजिबेलिस जो है एक प्रकार का प्रोटोजोअन होता है और हमारे दांत के ऊपर अटैक करता है, हमारे दांत के ऊपर, हमारे दांत की जो मसल्स होती हैं उसके ऊपर अटैक करता है। फिर यहाँ पे बेटा जो है ये क्वेश्चन दिया है, मलेरिया के उपचार हेतु दवा क्यूनिन को प्राप्त किया जाता है। क्यूनिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्यूनिन जो है सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। और मलेरिया जो है प्रोटोजोवन डिजीज है। मलेरिया क्या है बेटा, प्रोटोजोवन डिजीज है। तो सिनकोना के छाल से, याद रखना बेटा, यहाँ पे आंसर है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मलेरिया की सबसे अच्छी मेडिसिन कौन सी होती है, तो सिनकोना बार्क होता है, सिनकोना की छाल से निकाला जाता है और इसके केमिकल से आज भी जो है मेडिसिन बनाई जाती है, मलेरिया की मेडिसिन बनाई जाती है। और मलेरिया जो है प्रोटोजोवन से होने वाला रोग है और इसको फैलाने वाला इंसेक्ट कौन होता है बेटा, मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यहाँ पे एलिफेंटियासिस और फैलेरियासिस, मैंने बताया था कि एलिफेंटियासिस पैर मोटा हो जाता है या फैलेरियासिस ये किसके द्वारा फैलता है, तो मॉस्किटो के द्वारा फैलता है, मॉस्किटो के द्वारा फैलता है बेटा। आंसर है यहाँ पे मॉस्किटो, और वो भी कौन सा मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो। याद रखना फीमेल मॉस्किटो ही रोग को फैलाने का काम करती हैं। मेल मॉस्किटो जो है वो ब्लड सक नहीं करता है, वो फूल और फलों का रस लेता है, उससे ब्लड से कोई लेना देना नहीं है। तो जो भी रोग फैलाने का काम इंसेक्ट करते हैं उनकी कौन सी प्रजातियां होती हैं, फीमेल होती हैं, फीमेल ही रक्त का शोषण करती हैं। तो बेटा जो है ये 15 क्वेश्चन है और थैंक यू, जय हिंद। फिर हम लोग नेक्स्ट डे में मिलते हैं। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आप सभी लोगों का मेजर कलसी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन ICGAC का मॉडल पेपर देखते हैं और जिसमें हम उम्मीद करेंगे कि आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। सारे प्रश्न बहुत बेहतरीन हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन कल्चर। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख या रॉक एडिक्ट, पकी मिट्टी के मुहर पर अंकित लेख या एडिक्ट्स इम्प्रिंटेड ऑन द स्टम्प्स ऑफ बेकेट क्ले, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, ऑल ऑफ द एबव। उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। इसका मतलब पूरा तात्विक खुदाई इसका क्या है, इसका मूल स्रोत है जानकारी का। कम टू द नेक्स्ट। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट द आयुर्वेद दैट इज द साइंस ऑफ लाइफ इज फाउंड इन किसमें, आरण्यक, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन डी अथर्ववेद में।
come to the next. The place situated in Uttar Pradesh where Harshvardhana organized Great Buddhist Conference. तो उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, काशी, प्रयागराज, अयोध्या, सारनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, प्रयागराज। नेक्स्ट, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? इन विच ईयर तैमूर अटैक्ड इंडिया? 1210, 1398, 1492, 1526 AD। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी, 1398। तो मेरे प्रिय शेरों, मेरे प्रिय छात्रों, आप सारे लोग यहाँ पर देखिए, जैसे ये जो मेजर कलसी क्लासेस है, आप इसमें पास होने के लिए, आप फौरन अपने उज्ज्वल भविष्य को सुधारने के लिए दनादन मेजर कलसी लर्निंग ऐप से जुड़ें, जो कि इंडियाज नंबर 1 डिफेंस ऐप है। क्या है? डिफेंस ऐप। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। देश का हर गरीब बच्चा अब बनेगा फौजी अफसर। CDS, CPF, FCAT, ACC, ICG या AC ऑनलाइन तैयारी के लिए सबसे अफोर्डेबल प्राइस। बेटा आप फ़ौरन जुड़ें, इस नंबर पर तुरंत संपर्क करें, कॉल करें, ताकि आप लिमिटेड टाइम ऑफर का फ़ायदा उठा सकें। ठीक मेरे शेरों, आइए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलकीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? Who among the following built a astrological observatory in Delhi? अकबर, शाहजहां, सूरजमल, जय सिंह सेकंड। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द मुगल्स adopted the नवरोज फेस्टिवल फ्रॉम पर्सिस। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया कहाँ से? नंबर 1 पारसियों से, पारसिस। ऑप्शन बी यहूदियों से, जीप्स। तीसरा मंगोलों से, मंगोल्स। अगला तुर्क्स अर्थात तुर्कों से। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द फर्स्ट फोर्टिफिकेशन मेड बाय पोर्तुगीज इन इंडिया? अंजी दीव, कन्ननौर, कोचीन, गोवा। तो इसका करेक्ट जवाब बेटा ऑप्शन सी, कोचीन। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी? हु हैज एस्टेब्लिश्ड रामकृष्ण मिशन इन 1897? विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, गोपाल कृष्ण गोखले, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन ए, विवेकानंद। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबद्ध नहीं था? Who among the following was not related with revolt of 1857? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह। तो क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? उधम सिंह। ऑप्शन सी। आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की। ये मठ स्थित हैं। आदि शंकराचार्य established 4 मठाज। These मठाज आर सिचुएटेड एट। तो इसका करेक्ट जवाब बेटा द्वारिका, बद्रीनाथ, द्वारका, श्रृंगेरी, पुरी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब। अगला प्रश्न, किसके काल में प्रथम कारखाना कानून ने महिलाओं के बच्चों के कार्यावधि को निर्धारित कर दिया और स्थानीय सरकारों को अधिकृत किया कि उस समय के दौरान प्रचलन के लिए आवश्यक नियम बनाए? द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट रिस्ट्रिक्टिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड अथोराइजिंग लोकल गवर्नमेंट्स टू मेक नेसेसरी रूल्स
was adopted during whose time? Lord Lytton, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका करेक्ट जवाब बेटा लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? हु हैड बैंड द सती ट्रेडिशन? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका करेक्ट जवाब लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस वर्ष बॉम्बे से ठाणे के बीच प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स was the first railway line led between Bombay and Thane? 1853, 1854, 1856, 1858। तो इसका करेक्ट जवाब बेटा क्या होगा? ऑप्शन ए 1853। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस महात्मा गांधी हैड स्टेटेड दैट गांधी में डाई बट गांधीज्म शैल रिमेन फॉरएवर? ऑप्शन ए रामगढ़ अधिवेशन 1940, लाहौर अधिवेशन 1929, कलकत्ता अधिवेशन 1928, कराची सेशन 1931। तो इसका करेक्ट जवाब कराची सेशन 1931। आइए मेरे प्री शेरों प्री छात्रों, आप मेजर कलसी टेस्ट प्रेप ऐप से जुड़ें और आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का हिस्सा बने। देखिए बेटा, मेरा ये हमेशा से मानना है, सारे विद्वान भी बताते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको पास होने के लिए निसंदेह बम्पर धुआंधार प्रैक्टिस करनी होगी। इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलेगा, नंबर एक, ये सबसे आप देख रहे हैं मात्र 199 से शुरू हो रहा है, जिसमें आप 10 सेट बेटा प्राप्त करेंगे। दूसरा, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है जो कि बहुत ही अनुभवी टीचर्स शिक्षक के द्वारा ये निर्मित किया गया और एज इट इज जस का तस प्रश्न जैसे ही आपको सब एग्जाम में मिलेंगे तो आपका मार्ग आसान हो जाएगा शेरों। तो आइए आप फौरन एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप को डाउनलोड करें और हिस्सा बने। कम टू द नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज रोल्ड बैक। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, चौरी चौरा घटना के बाद, बारदोली सत्याग्रह के बाद, गांधी इरविन समझौता के बाद। तो कब लिया गया? चौरी आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट। इट मीन्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचिंग ऑफ गांधी जी? ट्रुथ या सत्य, नॉन वायलेंस या अहिंसा, रिलीजन या धर्म, सत्याग्रह या सत्याग्रह। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? इसमें आप देखिए कोट, इसमें इसको आपको कोट करना है। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? बहुत ध्यान से देखिए, 2 और 3 नो, यहाँ पर बहुत ध्यान देखें, सी क्या होगा? सी, सत्य और सत्याग्रह, सत्य और सत्याग्रह। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। 1930 के नमक सत्याग्रह में गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक यात्रा की। कुल कितनी दूरी तय की? ड्यूरिंग द सॉल्ट मार्च ऑफ 1930 गांधी जी वॉक्ड फ्रॉम हिज आश्रम टू दांडी। ऑल टुगेदर ही वॉक्ड कितना? 300 मील, 241, 325 मील, 551 मील। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी 241 माइल। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व इंडिविजुअल सत्याग्रह? व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने वाला प्रथम व्यक्ति है विनोबा भावे, महात्मा गांधी,
वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन ए विनोबा भावे। किसने कहा ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है। Who said that British rule is a perpetual, ever expanding and increasing foreign invasion which, though slowly but steadily, destroying the country completely? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, A.O. ह्यूम। इसका करेक्ट जवाब आज देश के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ए। 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के गठन के लिए ताशकंद में एक भारतीयों का नेतृत्व किसने किया? इन अक्टूबर 1920 who of the following headed a group of Indians gathered at Tashkent to set up a Communist Party of India? एच.के. सरकार, पी.सी. जोशी, यमसी छागला, यमियन राय। इसका करेक्ट जवाब यमियन राय। कम टू द नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज पार्टी का गठन हुआ? At which session of Indian National Congress the Swaraj Party was formed? बेलगांव, गया, कलकत्ता, लाहौर। तो इसका करेक्ट जवाब गया, ऑप्शन बी। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना कब हुई? When was the Indian Association of Calcutta founded? 1876, 1884, 1887, 1890। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन ए 1876। नेक्स्ट। इन 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकार का ड्राफ्ट या प्रारूप किसने तैयार किया था? Who among the following drafted the resolution on fundamental rights for Karachi session of Congress in 1931? डॉक्टर अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्न में से कौन मुस्लिम लीग का संस्थापक था? Who among the following was the founder of the Muslim League? मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, नवाब सलीमुल्लाह, आगा खान। इसका करेक्ट जवाब नवाब सलीमुल्लाह मीन्स ऑप्शन सी। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1946। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा बेटा? ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946। ये रहे हमारे आईसीजी के या एसीसी के बेहतरीन ताबड़तोड़ 25 क्वेश्चंस। इसे आप सारे लोग हम उम्मीद करेंगे एकदम याद कर लेंगे, कारण कि इससे लगभग सारे प्रश्न आपसे मिलने जा रहे हैं। और तब तक बेटा आप फिट रहें, स्वस्थ रहें। हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद एवरीवन। आईसीजीएसई के बच्चों के लिए फिर से एक मॉडल पेपर आ रहा है जो कि अल्टीमेटली आपको फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचा के ही मानेगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस सेशन, जहां पे हम लोग आज शुरुआत करेंगे अगेन एक पैसेज से, बिकॉज पैसेज पढ़ने में ही सबसे ज्यादा बच्चों को टाइम टेकिंग होता है। बट इन आर केस अब आप जब इसको पढ़ोगे तो फिर आपकी हैबिट हो जाएगी और आप इसको जल्दी अटेम्प्ट कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल द पैसेज सेज व्हेन वेजिटेशन स्प्राउट्स इन द डेजर्ट इट इज अ गुड साइन, तब तो साइन बहुत अच्छा होता है। बट व्हेन द आइस इन द आर्टिक एंड अंटार्कटिक बिगिंस टू टर्न ग्रीन, जब वही आइस ग्रीन होती है आर्टिक और अंटार्कटिक में, तब प्रॉब्लम होती है। Reports say that an iceberg approximately the size of New York City has broken off from the icy continent. An Argentina team discovered huge cracks in the polar ice caps. These developments can have serious implications. Implications का मतलब दुष्प्रभाव
If polar ice fields melt, our coastal cities might be submerged, and sea levels across the world could rise between 3.65 and 6.09 meter in different part of the earth. और ये सब किसकी वजह से है? Global warming की वजह से. So now coming over to the questions part. What can be considered as a good sign in the desert? Desert में एक अच्छा साइन किसको कंसिडर किया जा सकता है बच्चों? When shrubs and trees grow there, वहाँ पे जब shrubs and trees grow होते हैं, when it snows, when ice caps melt, या when there is vegetation found in the desert. बिल्कुल, जब vegetation find out होती है तब एक अच्छा ओमन उसको सेट किया जा सकता है. So first D. Next, the melting of ice fields in the Arctic and Antarctic regions is dangerous because उससे क्या होगा? It will cause floods. बिल्कुल इसकी वजह से बच्चों फ्लड्स हो जाएगा और सारे कोस्टल रीजन्स क्या हो जाएंगे? सबमर्ज्ड हो जाएंगे. सो कौन सा ऑप्शन हो जाता है? बी. नेक्स्ट, पोलर आइस कैप्स डेवलप ह्यूज क्रैक्स बिकॉज ऑफ किसकी वजह से भाई? राइजिंग टेम्परेचर्स, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. Next, who do you think, what do you think the intention of the author is? To make us aware of the dangers of global warming. बताना चाहते हैं कि global warming क्या खतरा ला रही है, right? चलो, next. ओके, अब यहाँ से एरर शुरू हो जाता है बच्चों. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? एरर. ठीक है. His strictly discipline has made him very unpopular among all the employees. अब देखो डिसिप्लिन क्या है? नाउन. नाउन के पहले हम किसका यूज करते हैं? एडजेक्टिव का. तो यहाँ स्ट्रिक्टली ना होके क्या हो जाएगा? His strict discipline. एरर किस पार्ट में है? एरर ए फॉर एप्पल. नेक्स्ट, she was so emotional stable that she was not moved by their decision to suspend her. अगेन यहाँ पे स्टेबल क्या है भाई? एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले हमें चाहिए एडवर्ब. तो यहाँ इमोशनली स्टेबल मतलब एलवाई लगा के हमें इसे एडवर्ब बनाना पड़ेगा. एरर किस पार्ट में? एरर आपका ए पार्ट में. नेक्स्ट, if we will work hard, she will surely clear the services examination. Now conditional clause है. conditional clause में कभी भी conditional conjunction के साथ हम will का प्रयोग नहीं करते. तो simply हो जाएगा if she works hard. error किस part में? A for apple. Next, most of the rivers in Bihar have overflown their banks and plugged a large number of villages. बच्चों देखो, fly, flew, flown. V1, V2, V3. ठीक है. वहीं पे flow, flowed, flowed. तो यहां पे अब overflown ना होके क्या हो जाएगा? फ्लोड हो जाएगा क्योंकि पानी बहता है ना कि उड़ता है. तो एरर किस पार्ट में? ए पार्ट में. नेक्स्ट है आपके सिनोनिम्स. सिनोनिम्स, अलर्ट. अलर्ट मतलब क्या होता है? चौकन्ना रहना, वॉचफुल, वेरी, है ना. अब देखो होस्टाइल मतलब तो दुश्मनी हो गया, तो ब्रेव, होस्टाइल, क्विक नहीं होगा, क्या हो जाएगा बच्चों? वॉचफुल. अलर्ट माने क्या हो जाता है? सतर्क, वेरी जिसको आप कह सकते हो. ठीक है. तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? बी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10. उसमें आने से पहले भाई आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन सबसे बेहतरीन तैयारी हम लोग कर सकते हैं अफोर्डेबल प्राइस में, लिमिटेड टाइम ऑफर के लिए. और आज ही कॉल करें 9696330033 पे, क्योंकि हर एक क्लास जरूरी है. नेक्स्ट, ब्लेमिश. ब्लेमिश का मतलब होता है दाग, धब्बा. तो देखो अभी इसका क्या हो सकता है? अनप्लेजेंट, स्पॉट, हार्श माने कठोर. हार्श माने क्या हो गया? कठोर, इरिटेटिंग. तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या है? सी फॉर चंडीगढ़, स्पॉट. नेक्स्ट, डिलेक्टेबल. डिलेक्टेबल का मतलब हो जाता है कोई चीज बहुत टेस्टी हो, बहुत देखने में अच्छी लगे, राइट. अब देखो डेलिकेट माना कोमल, डिजायरेबल माने जिसकी इच्छा हो, अट्रैक्टिव माने जो देखने में अच्छा हो, बट डिलाइटफुल इज समथिंग जो देखने और सुनने दोनों में अच्छा हो. तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ए फॉर एप्पल. नेक्स्ट, फैटल. फैटल का मतलब होता है घातक, इंजूरियस, हार्मफुल. तो अब देखो यहाँ पे क्या है? टेरिबल, खराब, पॉइजनस, जेरिला, डेडली, रॉन्ग. तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉइजनस और डेडली में, क्योंकि एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो अल्टीमेटली फिर क्या हो जाएगा? डेडली मतलब घातक. हार्श. हार्श का डिस्कॉर्डेंट, अलग होना, एक्साइट, उत्तेजित होना, अनॉय, परेशान करना, या क्रूएल. ऑफ कोर्स इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्रूएल इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट वर्ड है आपका हेपलेस. हेपलेस का मतलब क्या होता है बच्चों? हेपलेस का मतलब होता है अनलकी. तो अब देखो, बिलीवर मतलब जान किसी चीज पे विश्वास रखने वाला, फ्रैंक, बोल्ड, फ्रूगल मतलब मितवाई. तो अब अल्टीमेटली हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्चुनेट. अनलकी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? फॉर्चुनेट, जो क्या हो भाई? किस्मत वाला हो, राइट. नेक्स्ट, इलिसिट. इलिसिट का मतलब क्या हो जाता है? इलिसिट का आपका मतलब हो जाता है समथिंग विच इज इलीगल. इलिसिट का मतलब क्या हो जाता है? समथिंग विच इज
इलीगल। तो अब देखो इसका एंटरम क्या हो जाता है, लिबरल माने फ्री, इंटेलिजेंट, क्लियर, स्पष्ट नहीं, क्या हो जाएगा, लॉफुल। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट माने क्या हो गया, एक्सटिंक्ट माने जो बिल्कुल खत्म होने वाला होगा, है ना। अब देखो डिस्टिंक्ट माने विभिन्न, एक्सट्रीम माने बहुत हाइट में, एक्सप्रेसिव जो अच्छे से बोल पाए, अलाइव जिंदा। तो एक्सटिंक्ट का ऑपोजिट तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, अलाइव जो जिंदा हो, है ना बच्चों। नेक्स्ट, डाउटफुल। डाउटफुल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, और ये बताओगे आप कमेंट बॉक्स में, होमवर्क में, ठीक है। डाउटफुल का ऑपोजिट आप लोग बताओगे कि ABCD क्या होने वाला है, फाइन। डाउटफुल माने जिसपे संदेह हो। नेक्स्ट, एडमोनिशन। एडमोनिशन का मतलब हो गया किसी को सचेत करना, वार्निंग देना। तो अब इसका ऑपोजिट क्या हो गया, रिक्वेस्ट। किसी से रिक्वेस्ट करना, ये क्या है, वार्निंग, सिनोनिम है इसका, राइट। अभी चाहिए एंटोनिम। नेक्स्ट, अ ब्रीफ और शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस, उसको क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं हम सोजोन। सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेला। सोल्स्टिस इज नो वर्ड, है ना। सॉरी, सॉरी क्या हो जाता है आपका, सॉरी। सॉरी का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, अ फैशनेबल इवनिंग पार्टी। क्या हो जाएगा, अ फैशनेबल इवनिंग पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट में आने से पहले भाई देखो, एमकेसी की बुक्स अपने आप में एक सफलता की पूंजी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको आज ही ऑर्डर करना है। आज ही जाइए www.majorcultureclasses.com पे और इन बुक्स को आज ही ऑर्डर करिए, राइट। फ्री डिलीवरी, 25% डिस्काउंट, हर एक चीज मिल रही है, तो अवेल दिस ऑफर। नेक्स्ट, वन हु नोज एवरीथिंग, उसको क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं ओमनीसेंट। इंटेलेक्चुअल माने होता है समझदार, कॉन्शियस माने जो अवेयर रहे चीजों को लेके, लर्नर माने भी जो पढ़ा लिखा हो भाई। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाता है, ए फॉर अम्ब्रेला, सॉरी, ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट, a person who is womanish in his habits, उसको क्या कहेंगे बच्चों, उसको कहेंगे effeminate। philogynist, a person who admires woman होता है, ठीक है। सो हमारा आंसर क्या हो जाता है, C for चंडीगढ़। नेक्स्ट, टिक मार्क द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। अब देखो एक्सटेसी माने होता है खुशी, बहुत हैप्पीनेस, इसका स्पेलिंग क्या होता है, ECSTASY। और ये आपको कहाँ मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट, फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। अब आपको फाइंड आउट करना है कि गलत स्पेल्ड वर्ड क्या है। प्रोसेशन बिल्कुल सही है, पोसेशन की नहीं सही है बच्चों, POSSESSION। पैशन सही है, प्रोफेशन भी सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टेक एक्सेप्शन टू। टेक एक्सेप्शन को का मतलब क्या हो जाता है, किसी चीज पे क्या करना, मतलब असहमति दिखाना। तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट टू समथिंग, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड मतलब अपना स्वार्थ निकालना, प्राइवेट एंड्स टू सर्व, बिल्कुल सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए, ये थे वो 25 क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, विल हेल्प यू टू अपग्रेड योर स्कोर्स। और जल्दी से फिर कमेंट बॉक्स में आंसर भी करना है। चलिए मिलते हैं अगले ऐसे ही मॉडल पेपर के साथ। बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।